हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल SKMT क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 यानी भूगोल। भूगोल से भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि मैंने देखा है। और पिछले दिनों मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास से 10 और 6 16 और 4 20 नंबर का इतिहास से, तो 20 नंबर का क्वेश्चन जो है भूगोल से भी पूछता है। तो हम आपको बताने जा रहे, चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आज से इंटर का भी एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, मैथ का एग्ज़ाम हुआ है और आर्ट का भी कुछ पेपर का एग्ज़ाम हुआ होगा, और आपका भी एग्ज़ाम 17 से निश्चित रूप से होगा ही। तो सामाजिक विज्ञान में पार्ट 1 में मैंने आपको आपदा के बारे में बताया था, कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको भूगोल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि भूगोल से कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़िएगा और जिससे आपको अच्छा मार्क्स उठेगा। तो भूगोल में आपका ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन रहता है। वैसे तो 10 का जवाब देने के लिए कहता है, लेकिन आप 20 का भी जवाब दे सकते हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में रहता है। 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, न 40 नंबर का होता है, लेकिन क्वेश्चन 80 होता है, यानी दुगुना क्वेश्चन होता है। कोरोना के कारण जो बिहार बोर्ड आपको एक सुविधा दिया है, दोनों हाथों से सुविधा को समेटिए। अच्छा मार्किंग करने का आपके पास बढ़िया मौका है। जो सुविधा बिहार बोर्ड आपको दिया है, उस सुविधा को आपको लेने का अच्छा समय है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव इससे रहता है। 6 नंबर का 6 क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन का आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, जिसमें आपको तीनों का भूगोल का अलग होता है, इतिहास का अलग होता है, राजनीति शास्त्र का अलग होता है, इकोनॉमिक्स का अलग होता है। इसके चैप्टर को आप जो उसका लघुत्तरीय का आपको हर में से देना अनिवार्य है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक जगह होता है, उसका आप जवाब दे सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहता है, जिसमें से एक का आप जवाब दे सकते हैं। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब हम आते हैं कि हम पढ़े क्या। तो समय भी उतना नहीं है, और बहुत सारे बच्चे मैथ पे ध्यान देते हैं, साइंस पे ध्यान देते हैं, लेकिन सोशल साइंस को भूल जाते हैं। नहीं, सोशल साइंस को मत भूलिए बच्चे, क्योंकि मार्किंग पास करना तो आपको सब में ज़रूरी है। मार्किंग अगर लाना है तो हर विषय में लाना पड़ेगा। हर विषय का अपना अपना महत्व होता है। अगर आप साइंस पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो सोशल साइंस पढ़ के आप IAS अफसर और IPS भी बन सकते हैं। और IAS IPS में या सामाजिक जो पब्लिक से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, उसमें जाने के लिए सोशल साइंस का बहुत ज़रूरी है। आप इतिहास से कोई भी कंपटीशन देने जाइए, आपका इतिहास से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है। तो सोशल साइंस को मत भूलिए। सोशल साइंस पढ़ना चाहिए, और बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में, कि हमारे अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, या हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, अमेरिका का इतिहास कैसा है, अमेरिका का भौगोलिक वातावरण कैसा है, हमारा जो देश है उसके भौगोलिक क्षेत्र कैसे हैं, उसका वातावरण कहाँ का कैसा वातावरण है, कौन सी उपज कहाँ अच्छी होती है। अगर जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होती है, तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो क्या बोलते हैं, मिट्टी की कैसी संरचना है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सोशल साइंस का भी अपना महत्व है, इसमें हमें पढ़ना भी चाहिए। बहुत अच्छा भी लगता है। तो इस बातों पे हम फिर बाद में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन विशेषकर हम इस बातों पे आते हैं कि अभी हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें कि हमें सोशल साइंस में अच्छा नंबर आवे। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो बच्चे हमारे अपियर होते हैं, सो अधिक से अधिक समय वो साइंस पे देते हैं, मैथ पे देते हैं। 50% से ज़्यादा तो हमको लगता है मैथ पे ही समय वो दे देते हैं, लेकिन सोचते हैं चलिए सोशल साइंस से पढ़ के ही पास करें। नहीं, आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। सोशल साइंस सीधे 1-2 दिन या 4 दिन 10 दिन तैयारी करके आप पास कर जाइएगा, अच्छा नंबर ले आइएगा, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। इसमें भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आपको सोशल साइंस में 2 विषय में बार बार बता रहा हूँ, इतिहास
और भूगोल। भूगोल को एज ए साइंस समझिए, भूगर्भ ज्ञान है। आकाशीय पिंड के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जमीन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, या मौसम के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, मिट्टी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या इसे आप सिर्फ आर्ट समझ के चलते हैं? इसे भी आप साइंस समझिए और इसको आप साइंस की तरफ पढ़िए और बहुत मज़ा आता है। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप अगर इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का जो पब्लिक सेक्टर है उसका एग्ज़ाम हो, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपको उसमें आता है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आता हूँ सब्जेक्ट पर। तो मैं भूगोल के बारे में बता, उसमें एक चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ जो कृषि चैप्टर, अगर एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है उस चैप्टर को अगर अच्छे ढंग से आप पढ़ते हैं तो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, 3 क्वेश्चन याद रखिए, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछता है, कृषि चैप्टर से। एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है उसमें खासकर बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कृषि मैंने खेती ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग क्या कहें, पूरे भारत के 70% लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं और हमारे यहाँ खेती कैसी होती है इसी पर हमारा अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। खासकर बिहार के लोग, बिहार के जो हमारे लोग हैं, बिहार के जो जनता है वो ज़्यादा खेती पर ही निर्भर है। तो यहाँ खेती पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता, तो कृषि से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यानी 3 क्वेश्चन आपको कृषि वाले चैप्टर से आता है। याद रखिए, कृषि का चैप्टर आप पढ़ लीजिए और हमको लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज़्यादा कृषि वाले चैप्टर से आपका टकराएगा। और जहाँ तक है मैं सही बोल रहा हूँ, अपने अनुसार से मैं आपको सही से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन कृषि से निश्चित रूप से रहता है 4 नंबर का। याद रखिए, दोनों पाली में 4 नंबर का एक क्वेश्चन कृषि से आपको पूछेगा ही पूछेगा। आप समझिए 4 नंबर का बेड़ा पार है आपका। क्या है कि एक ही क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, 2 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं, कृषि कह रहे हैं ना, कृषि चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो 3 ऑब्जेक्टिव यानी 2-2 नंबर का 6 और 3 ही का तो जवाब देना रहता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको कृषि से पूछता है। दूसरा चैप्टर एक संसाधन है। संसाधन वाले चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो संसाधन चैप्टर से, संसाधन में भी कई खंड दिया गया है। जैसा कि मैं बुक में देखता हूँ, संसाधन में आपको जो खंड दिया गया है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, है ना, पावर रिसोर्सेज। कहने का मतलब इसमें आप प्राकृतिक संसाधन पढ़ लीजिए, एक आप जल संसाधन पढ़ लीजिए कि समय आपके पास उतना नहीं है। किताब को पढ़ लीजिए, एक बार चैप्टर को उठाइए, एनसीईआरटी बुक को उठाइए और उस बुक को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ज़्यादा मोटा किताब भी नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ना, और सब्जेक्टिव भी आ जाएगा। 8 सब्जेक्ट है, आप कुछ अपने से बना के भी लिख सकते हैं, जो हमें बहुत आशा है। आप तो होशियार हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं आप लोग। तो आप याद रखिए कि पहला चैप्टर जो आपका है, चूँकि कोई भी क्वेश्चन पहला चैप्टर से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो संसाधन एवं उपयोग, संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये परिभाषाएं हैं, इसके बारे में आप पढ़ें। प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें प्राप्त हुआ है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। जैसे जल हो गया, वनस्पतियाँ हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। मानव अपने सुख सुविधा के लिए जिस संसाधनों का निर्माण करते हैं उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बस हो गया, बस मानव अपने सुख सुविधा के लिए बस का निर्माण किया तो मानव निर्मित संसाधन है। मनुष्य ने हवाई जहाज को बनाया, मानव निर्मित संसाधन है। मनुष्य ने मोटरसाइकिल को बनाया,
मानव निर्मित संसाधन, आज घर घर मोटरसाइकिल, एक नहीं 10 मोटरसाइकिल, 4 मोटरसाइकिल लोग रखते हैं, और मोटरसाइकिल एक शान हो गई है। मोटरसाइकिल क्या, अब 4 चक्का आसान हुई। तो मानव अपने सुख सुविधा के लिए जिस संसाधनों का निर्माण किया वो क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। उसी तरह आपको 2 संसाधन को मुख्यतः 2 तरह से बांटा गया है। अन्वीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है ना, नवीकरणीय संसाधन और अन्वीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद हमें पुनः प्राप्त हो जाता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश शाम में आया, शाम में सूर्य ढल गया, फिर सुबह में हमें मिल जाता है, हवा मिल ही जाता है, सब नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। लेकिन कोयला ये अन्वीकरणीय संसाधन है, पेट्रोल ये अभी अन्वीकरणीय संसाधन है। और आप मान लीजिए पेट्रोलियम उत्पाद में कोयला भी आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल हो गया, रसोई गैस है, ये सब अन्वीकरणीय संसाधन है। अगर एक बार यह समाप्त हो जाएगा तो फिर दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोयला को बनने में, पेट्रोल के बनने में अरबों वर्ष लगा था। इसके बाद पेट्रोल का निर्माण हुआ था और कोयले का निर्माण हुआ था। तो इस सब के बारे में हम किताब में पढ़ेंगे, तो हमें उम्मीद है कि अच्छा मार्क्स आएगा। हमें आपसे आशा भी है, हमारे जो बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, जो भी हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के जो बच्चे परीक्षा देंगे, चूँकि मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, तो उनको इस चीज़ से ज़्यादा फायदा होगा। तो प्राकृतिक संसाधन, जल साधन और कृषि। अब आते हैं तीसरा चीज़, जो हमारे बिहार बोर्ड से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, जिनका एग्जाम 17 तारीख से हो रहा है, तो बिहार बोर्ड से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या, जो बिहार का एक स्पेशल चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या। देखिए इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ें। प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या, इस चैप्टर को आप निश्चित रूप से पढ़िए। इस चैप्टर से आपको, हमको लगता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा बाबू। एकदम अच्छे ढंग से पढ़िए, क्योंकि बिहार बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छे ढंग से पढ़िए, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है। क्योंकि पिछले साल जो कुछ क्वेश्चन पूछा है वह क्वेश्चन इस प्रकार है। पिछले साल आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, पिछले साल आपको क्वेश्चन पूछा है कि कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो कोयला से पूछेगा ना, फिर हरित क्रांति पूछ चुका है, तो आपको श्वेत क्रांति याद रखिए। श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति शायद दूध के लिए जो क्रांति हुआ था, दूध उत्पादन में जो वृद्धि के लिए क्रांति हुआ था, पशुपालन पर ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति गेहूं की फसल से जुड़ा हुआ है, तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, दूध यानी पशुपालन से जुड़ा हुआ है ना। तो पशुपालन में दूध उत्पादन के वृद्धि के लिए एक नई क्रांति आई थी, नए नए प्रयोग हुए थे, उस श्वेत क्रांति के नाम से जाने जाते। इसके बारे में किताब में बढ़िया ढंग से इसका दिया होगा, आप पढ़ लेंगे। तो श्वेत क्रांति। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण वर्गीकृत कीजिए। उद्योग से एक क्वेश्चन पूछा, निर्माण एवं उद्योग से एक क्वेश्चन, निर्माण एवं उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया है। भारत के किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखिए। जो फसलें रोप के किया, जैसे धान हो गया रोपण फसलें, गन्ना क्या हो गया रोपण, गन्ना को टुकड़ा टुकड़ा काट के रोपा जाता है, आलू को टुकड़ा टुकड़ा काट के रोपा जाता है, धान हो गया, धान का बिचड़ा एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह रोपा जाता है, इसे रोपण फसलें हुए। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 रोपण फसलों के नाम लिखिए। इसका फसल चक्रण मृदा संरक्षण से में किस प्रकार से है, यानी फसल चक्र से क्वेश्चन पूछ चुका है। आप देखिए फसल चक्र से भी आपको क्वेश्चन पूछ चुका है, उसका जवाब आप आसानी से दे सकते थे। लेकिन फसल पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी, यदि कौन सी पद्धति आप अपनाइएगा, जो पवन अपर्दन वाला जो क्षेत्र है उसमें जो है ये जो कौन सी पद्धति उपयोगी माने, कैसा पद्धति आप अपनाइएगा जो इससे आपको उस वहाँ फसल करने में, फसल बोने में आपको फायदा हो सकता है। तो यानी कहता है कि लघुत्तरीय क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। आप तीनों क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि कृषि, एक चैप्टर में बता रहा हूं कृषि एग्रीकल्चर, क्योंकि बार बार मैं इस पर दबाव डाल रहा हूं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है
और विशेषकर जो हमारा राज्य, जिस राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिहार से अगर हम बिलोंग करते हैं, तो वहाँ कृषि पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, कि कृषि से एग्रीकल्चर, देखते हैं कि एग्रीकल्चर का एक अलग ही कोर्स चलता है। एग्रीकल्चर से आप ISC अगर मैट्रिक के बाद इंटर कीजिएगा, या मैट्रिक के बाद इंटर में भी ISC इन एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है, तो एग्रीकल्चर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चूँकि कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि सर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या संभावना है। तो मेरे माइंड में बाबू बहुत अच्छा चीज़ चल रहा है, जिसे आप देख लीजिए, कहीं अच्छा लगे आपको कॉपी में लिख भी लीजिएगा कि चावल की फसल के लिए उपयुक्त, याद रखिए, ध्यान से लिखना है तो लिख लीजिए, चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें, पहला। दूसरा, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तीसरा क्वेश्चन में आइए, ये सब कृषि से जुड़ा हुआ चैप्टर से क्वेश्चन है। नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताइए। नगदी फसल रोपण फसल का 2 नाम बता दिया, लेकिन आपको पूछ सकता है कि नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे कहे निर्वाह कृषि और स्थानांतरित कृषि में क्या अंतर है। निर्वाह कृषि और स्थानांतरित कृषि में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। अगर पहली पारी में पूछा चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, तो द्वितीय पाली में पूछेगा गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। इसको भी आप अच्छे ढंग से देख लीजिए। आप आते हैं मानचित्र पर। मानचित्र में एक आध क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। इसके बाद भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करें। एक भारतीय रेल के परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करें। अब ये परिवहन संचार एवं व्यापार से क्वेश्चन में से जो लगा है मुझे, जो आपको दिए हैं। अब हम आते हैं बिहार के प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या से कौन कौन से क्वेश्चन। तो एक चीज जान लीजिए आपको कि सोन नदी घाटी परियोजना, एक घाटी परियोजना से एक क्वेश्चन आपको आ ही सकता है, संभावना है। 100% तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 100% तो कोई सही होता नहीं है, लेकिन 90% तो बोल ही सकता हूँ कि सोन नदी घाटी परियोजना। दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना। तो गंडक बागमती नदी घाटी परियोजना हल्का हल्का देख लीजिएगा, लेकिन सोन नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना, इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसके बाद है भारतीय रेल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, जो पहले ही मैं बता दिया हूँ कि भारतीय रेल से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। और इस हिसाब से आप, तो इस प्रकार मैंने कहा कि आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। कृषि, भारत की जो है संसाधन एवं उपयोग, बिहार में प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या। माने कृषि एक चैप्टर आपका नाम हो गया कृषि। कृषि में आपको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन। और इसके बाद आप आ जाइए, जैसे भारत में संसाधन उपयोग में, और दूसरा आ गया कृषि। और इसके बाद आज बिहार में प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, यानी 3 चैप्टर आपका हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 चैप्टर को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। मुझे पूरी आशा है कि आप 20 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। 3 सब्जेक्टिव, 3 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में जो मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में पिछले साल भी पूछा है कि भारतीय कृषि के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। कृषि से क्वेश्चन पूछा है, बाबू समझ रहे हैं। और फिर आप देख लीजिए दूसरे पारी में भी मैं देख रहा हूँ, दूसरे पारी में भी एक क्वेश्चन को फिर रिपीट किया है कि बिहार में कृषि की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो क्या आपको लग रहा है कृषि से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो कृषि से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन टकराया हुआ है, एकदम निश्चित रूप से आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अधिकतर
बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही पूछता है। कुछ क्वेश्चन आपने अध्ययन भी किया होगा, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें देखा हूँ कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, तो इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, चाहे आपको विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय का इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। माने आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, या निम्न में कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इस ढंग से आपको क्वेश्चन पूछता है। लौह अयस्क प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ कि कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। इसका निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, बंगाल। इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन इस ढंग का जो पूछता है, आपको पूछता है जैसे कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, या आपको पूछ देगा भारत की इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखते रहिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, या निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। ये सारा आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। इसके बाद पूछ दिया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण के लिए 1980 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, या इटली। तो माने ये ढंग से आपको क्वेश्चन ज्योग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बहुत सारा समय आपका खींचा जा रहा है। तो या के एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि एग्रीकल्चर यानी भारत का भूगोल का जो पहला चैप्टर है कृषि, भारत माने संसाधन एवं उपयोग, उससे 2 चैप्टर प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन। उसके बाद आप एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए, और बिहार में मैंने प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या, ये 3 चैप्टर अभी पढ़ लीजिए। तो हमको पूरा उम्मीद है और हम आशा भी करते हैं कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से टकरा जाएगा, अच्छे ढंग से आप लिख सकता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी भी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे भी अच्छे वीडियो, बेल आइकन का घंटी भी दबाइए, और मैं आगे अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिए। मैं ग्रामर का सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, टेंस का सीरीज, चाहे टेंस हो या पर्सन हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से, जो आपका जो समय बचेगा बीच में, इसमें अच्छे से अच्छे ढंग से ग्रामर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जो इंटर में जो हमारे बच्चे हैं, या मैट्रिक में जो बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे 8 में हैं, 9th में हैं, सबों को फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो नया वीडियो मैं डालूँगा, वो वीडियो की सूचना आपके मोबाइल पे जाएगी, और उसको आप आराम से देख सकते हैं, किसी भी टाइम में देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो भी सकता है। तो और इस वीडियो में कहीं सुधार की अगर ज़रूरत हो, कहीं कुछ आपको ज़रूरत बुझाए कि सर ऐसा चीज़ डालिए, ये डालिए, इसके बारे में बताइए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, लाइक कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ मैं आज वीडियो ख़त्म करता हूँ। खुश रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और मन से पढ़िए। एग्ज़ाम का टेंशन को हटाइए और होपलेस मत होइए। अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। हमें आशा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। जय हिंद।